ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार हमारी मुहिम जारी है। हैशटैग इस्तेमाल करिए न्यूज नेशन एक्सपोज्ड लव जिहाद, NN एक्सपोज्ड लव जिहाद। और लगातार देश के बड़े बड़े शहरों से जो पीड़ित बेटियां हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनकी दर्द भरी दास्तान को हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि किस तरीके से लव को, प्यार को, इश्क को हथियार बना लिया गया धर्म परिवर्तन के इस घिनौने खेल में, इस बात का आपको एहसास हो और देश की बेटियां इससे सबक मिले। कानपुर से बड़ी खबर यह है कि कानपुर में लव जिहाद का एक और केस सामने आ गया। कानपुर के किदवई नगर में लव जिहाद का यह केस सामने आया। हिंदू युवती को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम शख्स ले गया जो पहले हिंदू शख्स के तौर पर पहचान बदलकर इस महिला से मिला था। उसने अपने प्यार के झांसे में फंसाया, शादी की और उसके बाद धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेलना उसने शुरू कर दिया। विरोध करने पर युवती पर हमला भी किया गया, प्रताड़ित भी किया गया, टॉर्चर किया गया, चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, चाकू मारकर युवती को जख्मी कर दिया गया। युवती का आरोप यह भी है कि उसे बीफ खिलाने की भी कोशिश की गई है। पीड़ित परिवार ने थाने में अब शिकायत दर्ज करा दी है। यह बड़ी खबर कानपुर से है जहां पर लव जिहाद का एक बेहद गंभीर मामला सामने आ गया। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जयपुर, कानपुर और मुंबई से जो पीड़ित बेटियां हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं। कानपुर से हम रुख करते हैं। आपने जिक्र किया था कि सचिन शर्मा इस पहचान के साथ वो शख्स आपसे मिला था। पहली मुलाकात कब हुई थी, बातें आगे कैसे बढ़ी, सहमति कैसे बनी और कब आपको लगा कि आपने जिंदगी का सबसे बुरा फैसला कर लिया? आप तो एक बड़े जाल में फंस गई, एक बड़ी साजिश का शिकार हो गई। सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात कहनी है। आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जिस वक्त मेरे साथ ये केस हुआ था, जब इस लड़के ने मुझे चाकू मारी है, तो जब मुझे पुलिस वाले हॉस्पिटल लेके गए हैं तो हॉस्पिटल में मैंने अपना मोबाइल एक पुलिस वाले को दिया, उन्हें पैटर्न बताया, पासवर्ड बताया। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मतलब तुम्हारे घर पे कोई नंबर हो तो बता दो, मैं कॉल कर दूं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल कर उन्हें पासवर्ड बताया, दिया। उन्होंने कॉल की मेरे घर वालों को, उसके बाद से मेरा मोबाइल नहीं दे रहे हैं वो लोग। और जब मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया, मैं ICU में रही हूँ। उसके बाद मेरे घर वाले कई बार गए हैं थाने मोबाइल लेने के लिए, और मेरी गाड़ी थी, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने गाड़ी दी है। इसके बाद जब से मोबाइल में कई बार मतलब घर वाले जा चुके हैं मोबाइल पूछने के लिए, मोबाइल का पता नहीं रहा। बोलो, पहले तो बोला कि हाँ रखा है, दे देंगे, परेशान ना हो। फिर 23 को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। 31 को धर्मेंद्र जी मेरे पास आए हैं मेरा बयान लेने के लिए। उनसे भी मैंने पूछा कि सर मेरा मोबाइल कहाँ है, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा है, आपको मिल जाएगा। जब भी 2-3 दिन हो गए तो नहीं कोई पता पड़ा, तो मेरे माँ बाप और मेरे जो वकील हैं वो थाने गए हैं पता करने कि मतलब मेरा मोबाइल कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब लड़की का मोबाइल चौकी में है। जब वो लोग चौकी गए तो वहाँ पता पड़ा थाने में। इसी तरह से मतलब मेरे माँ बाप को और वकील को इधर उधर। ठीक है, ये बेहद गंभीर बात आप बता रही है कि किस तरीके से एक पुलिस वाले ने आपका मोबाइल लिया, घर वालों को फोन किया और मोबाइल अपने पास रख किया, आपको उसने मोबाइल नहीं दिया। ये बेहद गंभीर आरोप है आपका। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लव जिहाद पर न्यूज नेशन ने जो मुहिम की शुरुआत की है, जिस बड़े मुहिम की शुरुआत की है, इस बड़ी मुहिम का असर दिखना अब शुरू हो गया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद है राकेश सिन्हा, उन्होंने न्यूज नेशन की इस मुहिम की तारीफ की है, इसका जिक्र किया है। न्यूज नेशन ने सही मुद्दा उठाया है लव जिहाद का, ये बात कही है राकेश सिन्हा ने जो कि सांसद है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जिन्होंने न्यूज नेशन के इस मुहिम की तारीफ की है, उन्होंने ये कहा है कि न्यूज नेशन ने जिस गंभीरता के साथ, जिस संजीदगी के साथ इस बेहद गंभीर मसले को उठाया, जिसका जिक्र बार बार किया जाता रहा है, वो बेहद गंभीर मसला है और इस पर आगे सोचना विचार करना चाहिए, सरकारों को सख्त होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा राकेश सिन्हा ने। लव जिहाद अब देश में एक बड़ा मामला बनता चला जा रहा है, क्योंकि खुद लड़कियां सामने आकर अपनी आप बीती बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। पहले जब लव जिहाद की बात आप लोग करते थे तो लोग सवाल खड़े करते थे कि जब दो बालिग लोग अगर शादी कर रहे तो इसमें से जिहाद कहाँ आ गया, लेकिन अब तमाम ऐसे मामले सामने आ गए हैं जो साबित करता है कि जिहाद है। देखिए, एक सुनियोजित अभियान है धर्म परिवर्तन का और एक समाज को आहत करने का। यह कोई स्थानीय स्तर पर संचालित अभियान नहीं है। इसके पीछे बड़ी ताकतें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, संगठित तरीके से काम कर रही हैं, और जिस प्रकार से इस पर धन और मस्तिष्क लगाया जा रहा है वो प्रमाणित करता है कि बड़े पैमाने पर हिंदू
बालिकाओं को बहकाकर, उनको बरगलाकर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और उनमें से अनेक की ज़िंदगी नरक बन जाती है। चूँकि यह मामला संवेदनशील है, विवाह, पुरुष स्त्रियों का संबंध, ये सभी एक तरह से व्यक्तिगत और संवेदनशील मामले होते हैं, इसलिए इसको साबित करने में कठिनाई होती है, महिलाओं को सामने आने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जब महिलाएं खुलकर सामने आने लगी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस पर कदम उठाया है वह सराहनीय है। सर, लेकिन सवाल उठता है कि इतने मामले हो रहे हैं, लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है जब वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो, या बात में नहीं मानती हैं कि वो नहीं उनके कहे के मुताबिक चलेंगी, तो चर्चा होती है और बात आती है और चली जाती है, लेकिन ये मामला विकराल बनता चला जा रहा है। तो ऐसे में कुछ तो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से इसकी जड़ को तलाशना पड़ेगा कि इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई और अन्य प्रांत हो। हर जगह इसकी बू दिखाई पड़ रही है, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और ऐसे लोगों को शिनाख्त करके जो धन और मस्तिष्क लगाकर इसे अंजाम दे रहे हैं, जब सज़ा दी जाएगी उनको समाज के सामने लाया जाएगा। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, बिना देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़े हुए ऐसे ताकतों को, उनके कारनामों को सामने लाने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि देश का माहौल नहीं बिगड़े और नहीं बिगड़ते हुए मुस्लिम समाज के उन लोगों को तक ये आवाज़ पहुंचाना कि उनके समाज का एक वर्ग जिस प्रकार से हिंदू समाज पर इस तरीके से आघात कर रहा है वह देश में अमन चैन के लिए अच्छा नहीं है और हिंदू समाज को जागृत करने की ज़रूरत है इसके प्रति। सर, एक अंतिम सवाल कि ठीक बात है कि अपने देश में कानून है कि दो बालिग लोग शादी कर लेते हैं तो कानून सम्मत है, किसी को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा और मैंने भी अपने रिसर्च में पाया कि साजिश के तहत षड्यंत्रपूर्वक इसे अंजाम दिया जाता है। आप भी विधायिका में बैठे हुए हैं, क्या नहीं लगता है कि इसको विधायिका को या सरकार को इस पर कोई ध्यान देनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि यह व्यक्तिगत और संवेदनशील और स्त्री पुरुष का संबंध एक बहुत संवेदनशील सवाल होता है। ऐसे मामलों में इसको अविलंब तुरंत साबित कर देना और साबित करने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। भारत में महिलाओं का खुलकर नहीं बोलना और अपने ऊपर अत्याचार को सहकर अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाना, यह प्राथमिकता बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने में भी अनेक तरह की पेचीदगियाँ आती हैं और फिर सांप्रदायिक ताकतें खड़ी हो जाती हैं कि आप एक किसी धर्म विशेष पर अन्याय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे ताकतों को शिनाख्त करना और समाज को ऐसी गतिविधियों के प्रति जागृत करना। सर, न्यूज़ नेशन में बहुत सारी लड़कियां अपनी बात को बता रही हैं, कैसे उनके साथ जिहाद को अंजाम दिया गया। देखिए, मैं न्यूज़ नेशन का अभिनंदन करता हूं कि एक समाजशास्त्रीय विषय को उठा रहे हैं। मैं इसे सांप्रदायिकता से अधिक समाजशास्त्रीय विषय मानता हूं, क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसके पीछे उनका पूरा समाज खड़ा नहीं है। एक वर्ग है जो उम्मा में विश्वास करता है, जो बाहर से संबंध रखे हुए और सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दे रहा है। उसका उद्देश्य, कई उद्देश्य हैं, जिनमें एक इस देश में जनसंख्या का संतुलन पैदा करना, हिंदू समाज को आहत करना और देश के माहौल को बिगाड़ना है। हमें इन तीनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो राकेश सिन्हा को आप सुन रहे थे। लव जिहाद पर न्यूज़ नेशन की मुहिम का बड़ा असर और उन्होंने तारीफ की है और यह साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, वो सुनियोजित साजिश जो देश की हिंदू बेटियों के खिलाफ रची गई है। लव जिहाद पर न्यूज़ नेशन की मुहिम का बड़ा असर और उन्होंने खुलकर यह कह दिया है कि न्यूज़ नेशन की इस मुहिम का अभिनंदन करते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सरकारें इस पर और सख्त हों, ये वक्त की जरूरत है। ये बड़ा बयान राकेश सिन्हा का। और हमारी इस मुहिम को लगातार रिस्पांस मिल रहा है। राकेश सिन्हा को आपने सुना और इस बीच न्यूज़ नेशन की मुहिम पर बोले हैं विनय सोनकर शास्त्री। सुनियोजित तरीके से बेटियों को फंसाया जाता है, ये धर्म के नाम पर झूठा प्रचार किया जाता है, झूठे प्रचार के तहत हिंदू बेटियों को बरगलाया जाता है। सुनिए। ये सुनियोजित तरीके से लव जिहाद के आड़ में धर्म प्रचार का विषय है। जो कम पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, जो कमज़ोर परिवार से हैं,
ऐसे परिवारों को चिन्हित करके एक धर्म विशेष के लोग उनको लव जिहाद के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे उनको जालसाजी के रूप में फंसाते हैं। और आज तक का जो अनुभव रहा है, जो संख्या रही है, वो बड़ी संख्या में इसका अंत बहुत दुखद रहा है। तो निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और लव के आड़ में, प्यार के आड़ में धर्म का प्रचार करना और जीवन किसी का बर्बाद करना, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो विनोद सोनकर शास्त्री को आप सुन रहे थे, किस तरीके से लव जिहाद एक जहर के तौर पर समाज में काम कर रहा है, कैसे हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है, उनकी बातचीत आप सुन रहे थे। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जयपुर, कानपुर और मुंबई का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हम इस बड़ी खबर, बड़ी मुहिम पर बने हुए हैं। बड़ी मुहिम की किस तरीके से इश्क को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया, कैसे हिंदू लड़कियों को जबरन फंसाया गया प्यार के जाल में, उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। लगातार आप इस हैशटैग के साथ जुड़िए, NN एक्सपोज लव जिहाद, इस हैशटैग के साथ जुड़कर न्यूज नेशन की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। सीधे रुख करते हैं अब जयपुर का। जयपुर, कानपुर और मुंबई से 3 बेटियां इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, प्यार तो एक सुखद एहसास होता है, लेकिन कब आपको लगा कि इस सुखद एहसास ने आपको जीवन का सबसे बड़ा धोखा दे दिया? आवाज आ रही है आपको? मैं जयपुर का रुख कर लेता हूं। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जरूर ये बताइए कि कैसे आपको प्यार के चक्कर में जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिला, कैसे पहचान बदलकर आपको प्यार के जाल में पहले इस शख्स ने फंसाया और उसके बाद आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया? मैं जब स्कूल से आ रही थी ना, उस समय उसने मेरे को कुछ पिला के और फिर मुझे लेके गया था यहाँ से। जी, उसके बाद वो मुझे खुद के घर पे लेके गया, तब मुझे पता चला कि वो मोमडन था। फिर इसके बाद तो आपको घर वालों ने टॉर्चर किया मुझे कि क्या आप एक थोड़ी सी बातें मैं चाहता हूं कि अगर आप क्लियर करें तो आपकी जो दर्द भरी दास्तान है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से देश के लोगों तक पहुंचे। जब आप जिक्र कर रही हैं कि आया था, कुछ पिलाकर अपने घर लेकर चला गया, क्या आप उसे पहले से जानती थी तो उसकी पहचान क्या थी? फिर घर लेकर गया तो आप जिक्र जैसा आप कर रही हैं कि पता चला कि वो मुस्लिम है, इसको ज़रा आप तफसील से सामने रखें। थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है। आप इतनी बड़ी मुसीबत हो तो उसे शब्दों में उतार पाना हमें इस बात का एहसास है कि बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा वक्त हम देते हैं, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। मैं मुंबई का रुख कर लेता हूँ। आपने जो बातें बताई हैं वो उन बातों ने मेरे जहन में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैं उस बात को सोच कर कांप उठता हूं कि कैसे आप पर वार किया गया, कैसे गणपति आपसे छीन लिए गए, कैसे आपको जबरन जो है धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया गया, कैसे आपको नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। आप क्या शुरू से उसकी असलियत से वाकिफ थी? क्या आप वो मुस्लिम था इस बात से वाकिफ थी? और साथ ही क्या आपने अपनी मुक्ति के लिए, क्या आप पुलिस के पास गई अपनी शिकायत को लेकर? जी, मैं पुलिस के पास गई। 2016 में मैंने FIR किया और FIR करने के बाद इंस्पेक्टर कोलम ने मेरी FIR ली थी और ये सिलसिला चलता रहा। 2016 के बाद जब मैं ये FIR करने गई तो उसके घर से उसका भाई और उसके यहाँ का एक स्टाफ अजय सक्सेना और जुनैद सिद्दीकी मेरे घर पे आ गए। ज़बरदस्ती मेरे ऊपर
गन रख के मुझे बोलते कि केस वापस लो, नहीं तो तुमको यहीं मार डालेंगे। तो मैंने केस वापस तो नहीं लिया, लेकिन हाँ मैंने कहा ठीक है मैं वापस ले लेती हूँ। तो मैं इनको लेके, ये मेरे को लेके वहाँ गए थाने में। मैंने कोलम सर को मैसेज के थ्रू बताया कि सर ये मेरे भाई नहीं है और ये जुनैद सिद्दीकी मुस्लिम आदमी है, ये मेरा भाई कैसे हो सकता है, ये मेरा ब्रदर नहीं है। और अजय सक्सेना उसका ही स्टाफ है, अजाज कुरैशी का, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ तक लेके आए, लेकिन कोलम सर ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। ये कोलम सर कौन है जिनका आप जिक्र कर रही हैं? कहती रही सर प्लीज़ मुझे केस चाहिए। कांदीवली चारकोप के सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने मेरा केस, मेरा FIR लिया था। और मैं इनसे बार बार, बाद में इन्होंने कहा मेरा ट्रांसफ़र हो गया, आप अभी आइए तभी आइए, मुझे घुमाते रहे, लेकिन मेरी कभी मदद नहीं की। मेरा सच्चाई जानने के बाद भी इन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं की। मेरे पास सारी WhatsApp डिटेल्स है, कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। इन लोगों ने मुझे कितना प्रताड़ित किया है। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, मैं आदरणीय मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि ये स्वतंत्र भारत है और मैं आपके स्वतंत्र भारत की हिंदू राजपूत लड़की हूँ। क्या मुझे इनकी पूजा करने से रोका जाना चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी, योगी जी, मेरे सारे हिंदुस्तानी भाई बहन से कि क्या मुझे इनकी पूजा करने से मार पिटाई पड़नी चाहिए मेरे ऊपर, कि मुझे लातों से मारा जाता है, मुझे कहा जाता है नमाज पढ़ो। मैं हिंदू हूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूँ? जब मुझे सूझबूझ नहीं थी, मैं 13 साल की थी, मैं मेरे जो खून में है हिंदुत्व, मैं उसको कैसे बदल सकती हूँ? किसी के मूर्ति फेंक देने से, किसी के मूर्ति जला देने से क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा? इस बात का एहसास है भारत एक स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्र देश में सभी को अपने धर्म के पालन की भी स्वतंत्रता है और किसी को इस बात का हक नहीं बनता कि कोई किसी के धर्म पर प्रहार करे, उसके धर्म का पालन करने पर रोक लगाए, उसके भगवान की पूजा करने से उसे रोके। निश्चित तौर पर आपके साथ गलत हुआ है, हम इस पर बातचीत आगे भी करेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। लेकिन उससे पहले बता दें, लगातार अगले 1 घंटे तक 3 बजे तक हम नॉन स्टॉप जारी हैं अपने इस मुहिम पर। आप सुन रहे हैं कि कैसे प्यार के नाम पर पहले महिलाओं को फंसाया गया, उसके बाद उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जल्द वापस लौटते हैं।